हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस मेंटर टीकेटीजी में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके करंट अफेयर्स, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सभी की प्रिपरेशन प्री, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट हर लेवल पे कराएंगे। हम आज अपने इकॉनमी मॉड्यूल की शुरुआत करते हैं और इकॉनमी मॉड्यूल में हम नेशनल इनकम के साथ शुरुआत करेंगे। जो चाहे वनडे एग्ज़ाम्स हो, चाहे सिविल हो, कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इकॉनमी से यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट जिस लेवल पे क्वेश्चन बन सकता है, इससे हम वो सारे एस्पेक्ट इसके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो इसके अंतर्गत मैं बता दूं कि जब हम लोग नेशनल इनकम को पढ़ रहे होंगे तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो उसके अंतर्गत हम जीडीपी पढ़ रहे होंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनएनपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ेंगे, नेशनल इनकम पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम पढ़ेंगे यानी प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे, ठीक है। और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और जो हमारा पहला टॉपिक है तो उसमें से हम लोग लेते हैं जीडीपी। तो जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर, ठीक है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, उसका टोटल मॉनेटरी जो वैल्यू होती है उसका सम ही जीडीपी होता है। यानी हिंदी में कहेंगे एक भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी होता है। तो जब हम बोलते हैं मॉनेटरी वैल्यू तो उसका अर्थ क्या होता है? केवल उसी चीज़ को हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे जिसका कोई फाइनेंशियल वैल्यू है। ये बात है समझ में? जैसे मान लीजिए कि आप गिटार अपने शौक़ के लिए बजाते हैं, तो आपने जो गिटार बजाया, सर्विस दी, ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा। बट आप किसी पार्टी में जाके परफॉर्म करते हैं अपने गिटार के साथ में, उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, वो जीडीपी में काउंट होगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए। दूसरा सवाल ये होगा कि जीडीपी में कहीं ये नहीं लिखा कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्शन करे, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो फॉरेनर हो, अगर हमारी बाउंड्री के अंदर आकर कोई भी प्रोडक्शन करेगा वो हमारी जीडीपी का हिस्सा होता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कोई नेशनल या फॉरेनर हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आके एक निश्चित टाइम पीरियड यानी कि फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होगी उसका सम जीडीपी होगा, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब हम लोग आते हैं जीएनपी पे। तो जीएनपी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कहीं भी जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं आएगी। तो अर्थ क्या होगा कि हमारे नेशनल्स के द्वारा इंडिया में, हमारे कंट्री में, या इंडिया से बाहर, हमारी कंट्री से बाहर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका टोटल मॉनेटरी वैल्यू का जो सम होगा उसे जीएनपी कहते हैं। यानी जीएनपी में हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन होना ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्शन कहीं भी हो, लेकिन कौन करे? नेशनल करे। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? इसका मतलब ये समझे कि अगर कोई इंडियन यूएस में जाके कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो इंडिया के जीएनपी का हिस्सा होगा, क्योंकि है तो वो इंडियन नेशनल ना। इसी तरह कोई अमेरिकन आके अगर इंडिया में प्रोड्यूस करेगा तो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन नेशनल है, तो किस में काउंट होगा? अमेरिका की जीएनपी में काउंट होगा। इसी तरह कोई इंडियन जाके अमेरिका में कुछ प्रोड्यूस करेगा तो अमेरिका की बाउंड्री के अंदर कर रहा है तो अमेरिका की जीडीपी में काउंट होगा। और कोई अमेरिकन अगर इंडिया में आके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारी बाउंड्री के अंदर कर रहा है, मतलब हमारी जीडीपी में इंक्लूड होगा। तो आप जीएनपी और जीडीपी के डेफिनेशन के डिफरेंस को समझ गए होंगे। अब अगर हम लोग फार्मूला वाइज समझना चाहें तो जीडीपी का अर्थ होता है जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। स्क्रीन में सामने लिखा हुआ है, आप नोट करते जाइएगा। तो सी का मतलब है कंजम्पशन, कि हम लोग जो कंज्यूम करते हैं। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और जी का मतलब है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट और एम का मतलब है इंपोर्ट। तो अगर सी प्लस आई प्लस जी और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, अगर हम इसको इन सबको ऐड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होती है? जीडीपी। इसी तरह अगर जीएनपी का फार्मूला निकालना है तो जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्राड। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा होगा NFIA करके कुछ लिखा होगा। तो जीडीपी में
आप नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। आप समझे नेट फॉरेन इनकम का अर्थ क्या है कि जो विदेशी इंडिया में पैसे कमा रहे हैं आखिरकार वो पैसा तो अपने देश भेज देंगे, राइट। तो ये पैसे का आउटफ्लो हो गया। जो इंडिया से बाहर कमा रहे हैं वो अपना पैसा इंडिया में भेजेंगे तो वो इनफ्लो हो जाएगा। तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस होगा यही होगी नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझें कि अगर इंडियन बाहर जाकर ज़्यादा कमाएं और देश में ज़्यादा भेजें तो हमारा नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी जीएनपी विल बी ग्रेटर देन टू जीडीपी इफ़ नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ पॉजिटिव, है ना। इसी तरह अगर मान लो विदेशी आके इंडिया में ज़्यादा कमाएं और हमारे इंडियन जाके बाहर कम कमा पाएँ तो यहाँ से जो पैसा है वो ज़्यादा जा रहा है बाहर को और बाहर से पैसा हमारे देश में कम आ पा रहा है, तो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगी, हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जीएनपी क्या हो जाएगा, जीडीपी से कम हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, जीएनपी जीडीपी से बड़ा हो सकता है यदि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे लिए पॉजिटिव हो। इसी तरह जीएनपी जीडीपी से कम हो सकता है यदि नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारे लिए नेगेटिव हो। इतना आप जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस फार्मूला वाइज डेफिनेशन वाइज समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एनएनपी क्या होता है। तो एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें नेशनल वर्ड तो आ गया, इसका मतलब क्या है कि हमारे नेशनल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो जीएनपी में था वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आप नेट एक वर्ड यूज किया तो इसमें क्या होगा कि जीएनपी में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, एनएनपी आ जाएगी। यानी एनएनपी इज इक्वल टू व्हाट, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ऐसे समझें कोई मशीन है जिससे आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 20,000 है और उसकी जो लाइफ स्पैन है वो 4 ईयर है। यानी कि एक साल में एक साल के अंदर उसमें कितने का लॉस हो रहा है, 5,000 का लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है वो 4 साल बाद 5,000 करके 20,000 हो जाएगा। तो अगर आपको एक साल का एनएनपी निकालना है तो क्या करेंगे, 1 ईयर के जीएनपी में 1 ईयर का डेप्रिसिएशन। तो अगर 4 ईयर में 20,000 का लॉस होना था तो 1 ईयर में कितने का लॉस होगा, 5,000 का। तो अगर 1 ईयर का एनएनपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, जीएनपी ऑफ 1 ईयर माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो एनएनपी समझ गए। अब एनएनपी भी दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक होती है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और एक होती है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आप ऐसा समझो कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कई सारे उपकरण लगते हैं, इनपुट्स लगते हैं, जैसे लैंड लगेगी, लेबर लगेगी, कैपिटल लगेगी, इंटरप्रेन्योरशिप लगेगी या रिस्क लगेगा। तो आप जो इसमें फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उसको आपको पेमेंट करना पड़ता है। जैसे आपने किसी से लैंड लिया है, राइट, तो उसका रेंट देना पड़ेगा। आपने लेबर यूज किया है तो लेबर को वेजेस, मजदूरी देनी पड़ेगी। इसी तरह आपने किसी से कैपिटल ली है तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, ब्याज देना पड़ेगा। इंटरप्रेन्योरशिप या रिस्क है तो इसके बदले जो भी रिस्क उठा रहा है, उद्यमशीलता अपनी दे रहा है, तो क्या लेगा, प्रॉफिट लेगा। तो ये सारी क्या है, फैक्टर हैं जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में लग रहे हैं। तो अगर इनको हम ऐड कर दें, सारे फैक्टर्स को, हमने जो पेमेंट किया है, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आप समझ गए। अब आते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जब कोई चीज़ फैक्ट्री से बनने के बाद मार्केट में पहुंची गई तो उसका प्राइस बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, उसमें 2 चेंजेस होते हैं। चेंजेस क्या होते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसको टैक्स देना पड़ता है सरकार को, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ देंगे, है कि नहीं, माइनस। अब सरकार सब्सिडी देती है तो सब्सिडी को क्या कर देंगे, सब्सिडी की वजह से प्राइस कम होता है तो सब्सिडी क्या कर देंगे, माइनस। यानी एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकलेगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है एक्चुअली में यही नेशनल इनकम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि फार्मूला वाइज नेशनल इनकम क्या है तो क्या बोलेंगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू इज कॉल्ड नेशनल इनकम।
फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। एक व्यक्ति की औसतन कितनी कमाई है देश में, ये निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं कि PCI इज इक्वल टू होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जितनी भी राष्ट्रीय आय है उसको देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो एक व्यक्ति की यानी प्रति व्यक्ति की आय निकल आएगी। यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो नेशनल इनकम को बढ़ा दें और दूसरा है कि पॉपुलेशन को कम कर दें। तो आप ये देखोगे कि जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो इकॉनमी ठीक ठाक है, इतनी छोटी भी नहीं है इतनी बड़ी भी नहीं है, बट उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है कि एक आदमी के हिस्से में ज़्यादा पैसा आएगा ना, ठीक। तो वहाँ पे जो लाइफ स्टाइल होगा वो क्या हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। इसलिए आप देखोगे जो सऊदी अरब UAE के जो लोग हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत रॉयल होती है। उसका रीज़न क्या है कि एक आदमी के खाते में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम, ठीक। तो अभी तक आप समझ चुके हैं GNP, GDP, NNP एंड PCI। आगे हम लोग देखते हैं कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है और GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक। तो मैंने कहा कि अब हम लोग को जानने का प्रयास करना है कि GDP डिफ्लेटर क्या होता है और परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। तो देखें GDP भी दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल GDP और एक होती है रियल GDP। तो नॉमिनल GDP का क्या मतलब होता है कि अभी जो करंट प्राइस लेवल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो GDP होती है उसे हम लोग नॉमिनल GDP कहते हैं। ऐसे समझो कि हमने लास्ट ईयर 4 कार बनाई थी और एक जो कार थी उसकी वैल्यू थी 1 लाख, राइट। आज के समय में वही कार 1,20,000 की है, राइट। तो 4 कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,80,000। तो आप क्या देख रहे हो कि नॉमिनल GDP जो लास्ट ईयर 4 लाख था वो इस साल कितना हो गया है, 4,80,000। तो नॉमिनल GDP क्या होता है कि प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग घटता या बढ़ता है। जैसे आपने क्या देखा कि 1 लाख की कार 1,20,000 की हो गई तो हमारे GDP में 20% का इंक्रीमेंट दिखा रहा है। बट क्या ये इंक्रीमेंट रियल में है, क्या हमने कार का प्रोडक्शन बढ़ाया है, नहीं। क्या उससे कोई जॉब क्रिएशन नया हुआ है, नहीं। तो रियल में तो कोई इन्हांसमेंट हुआ ही नहीं है। इसलिए नॉमिनल GDP क्या करता है, केवल हमको नंबर्स में वैल्यू घटी या बढ़ी हुई दिखाता है, वो रियल पिक्चर नहीं होती। तो हम इकॉनमी के रियल पिक्चर को जानने के लिए रियल GDP की बात करते हैं। तो रियल GDP जानने के लिए क्या करते हैं, बेस ईयर के कंपैरिजन, बेस ईयर एक होता है उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि उसके मुकाबले क्या हमारा कोई वाकई में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, क्या जॉब क्रिएशन बढ़ रहा है। तो जब आप रियल सेंस में देखते हैं GDP में इन्हांसमेंट, उसे बोलते हैं रियल GDP। और ये किस पे बेस होता है, ये बेस्ड होता है बेस ईयर पे। बेस ईयर किसको चूज करते हैं, वो एक ऐसा ईयर होता है जब प्राइस लेवल ना तो बहुत कम होता है और ना ही बहुत ज़्यादा होता है। जब जैसे अभी हमने अपना बेस ईयर जो लिया हुआ है, जैसे WPI या CPI के लिए वो 2011-12 लिया हुआ है कि 2011-12 माना गया वो समय है जब ना तो प्राइस बहुत कम थे ना बहुत ज़्यादा थे। तो आप समझ गए होंगे कि नॉमिनल GDP क्या होता है और रियल GDP क्या होता है, राइट। कि नॉमिनल GDP केवल नंबर्स के अकॉर्डिंग दिखाता है, घटा या बढ़ा, इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को एनालाइज नहीं करता है। तो अब हम लोग GDP की एक्चुअल कंट्रोल कंडीशन जानने के लिए एक फार्मूले का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं GDP डिफ्लेटर, या हिंदी में बोलते हैं GDP अविस्फीतक। तो GDP डिफ्लेटर इक्वल टू होता है नॉमिनल GDP अपान रियल GDP, रियल GDP यानी GDP ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। तो GDP डिफ्लेटर इक्वल टू व्हाट, नॉमिनल GDP अपान रियल GDP इंटू 100। तो GDP डिफ्लेटर क्या करता है कि जो GDP में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है उन इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को वो एनालाइज कर लेता है और फिर आपको इकॉनमी का रियल पिक्चर देता है। तो ये काम किसका होता है, GDP डिफ्लेटर का। अब हम लोग आते हैं कि हमने बहुत सुना होगा कि इंडियन इकॉनमी कभी कभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वाइड 3rd रैंक दिखाते हैं और कभी कभी 6th रैंक दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, तो फिर से हम लोग आते हैं कि GDP अगर हम लोग जब इकॉनमी का कंपैरिजन करते हैं तो 2 सेंस में बोलते हैं, जैसे एक नॉमिनल GDP के आधार पे, एक परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। तो नॉमिनल GDP के आधार पे का मतलब होता है करंट लेवल, करंट में एक्सचेंज रेट क्या है और करंट में प्राइस लेवल क्या है, इसके आधार पे होता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं तो सबसे बड़ी इकॉनमी हो जाती है US की 19 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन डॉलर, राइट। फिर हो जाती है आपकी चाइना की
सॉरी अगर मैं डेटा गलत कोट कर गया हूँ, तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। पहला यूएस है, दूसरा चाइना है, तीसरा जापान है, चौथा जर्मनी है, पांचवा फ्रांस है और दुनिया की 6th लार्जेस्ट जीडीपी ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनल जीडीपी कौन है? इंडिया है। लेकिन हम अगर इंडिया की इकॉनमी की साइज की बात करें परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, तो इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग नॉमिनल जीडीपी में कहेंगे तो 6th है और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे जीडीपी का अगर इवैल्यूएशन करें तो इंडिया किस पे? 3rd। उसमें सीक्वेंस क्या हो जाता है? फर्स्ट में चाइना है, सेकंड में यूएस है और थर्ड में इंडिया है। तो अब ये समझते हैं कि ये नॉमिनल जीडीपी में हम लोग 6 में हैं, फिर परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग 3rd में क्यों आ जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी काम कैसे करता है। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी में नॉर्मल एक्सचेंज रेट लिया जाता है कि आप ये मान लीजिए कि $1 इक्वल टू 70 रुपीज़। तो अभी हम ये मान लें कि 210 रुपये एक वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं, राइट। कि मान लेते हैं कि अभी जो मार्केट रेट है, मार्केट एक्सचेंज रेट है, तो उसमें $1.70 के बराबर है ना, ठीक। तो ये देखें कि मान लेते हैं कि हमने अपने जीडीपी में 210 रुपये ऐड किए, राइट, ठीक है। तो अगर उसको आप डॉलर में चेंज करोगे तो 210 डिवाइडेड बाई 70, तो कितना डॉलर ऐड हुआ? $3। तो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे हमने कितना डॉलर ऐड किया अपने जीडीपी में? $3 ऐड किया, यानी हमारी जो भी जीडीपी होगी वो $3 बढ़ जाएगी। बट परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या होता है कि किसी करेंसी में कितनी खरीदने की क्षमता है, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि किसी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। जैसे समझो कि यूएस है जैसे, तो वहाँ पे एक कप ऑफ टी जो है वो मान लीजिए 70 रुपीज़ की है, यानी कि $1 की है। और इंडिया में जो एक कप ऑफ टी है, 1 कप ऑफ टी है, वो 10 रुपीज़ की है। तो अब देखो हमारा जो रुपया है 70 रुपये में हम लोग कितने कप चाय खरीद सकते हैं? 7 कप। और एक कप खरीदने के लिए हमको कितना रुपए लग रहा है? 10 रुपये। जबकि यूएस में एक कप चाय खरीदने के लिए कितना रुपए लग रहा था? $1, जो कि कितने रुपए के बराबर है? 70 रुपये के बराबर है। तो अब अगर देखोगे तो अब जो पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग रेशियो निकला कि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी करेंसी की उनसे 7 गुना है। जब वो 70 रुपये में एक कप चाय खरीदते हैं तो हम कितने में खरीद लेते हैं? 10 रुपये में ही खरीद लेते हैं, यानी 70 रुपये में हम 7 कप चाय खरीद सकते हैं, जबकि वो 1 कप चाय ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब आप समझ गए ना कि हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन में देखो आप क्या निकल के आ रहा है कि हमारी जो इकॉनमी का साइज होगा अब क्या दिखाई देगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसीलिए नॉमिनल जीडीपी में भले हमारा साइज छोटा होता है, हमारी कंट्री में हमारे यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई नहीं है, बहुत महंगा नहीं है। जितने पैसे में आप यूएस में, उतने पैसे में यूएस में आप एक आलीशान ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे जितनी अच्छी ज़िंदगी आप इंडिया में जी सकते हैं। तो हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर ज़्यादा होने से हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे किस नंबर पे आ जाता है? 3rd नंबर पे आ जाता है। तो मेरी समझ से आप नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जो भी गलतियां हैं उस पर आप कमेंट के द्वारा बताएं, और क्या जानना चाहते हैं, आपने क्या नया सीखा इस वीडियो से, आप ये भी बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।